कल हमने जो निबंधात्मक प्रश्न थे उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस वर्ष परीक्षा में आ सकते हैं उन पर चर्चा की थी। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि मैं अगले वीडियो में आपको जिन प्रश्नों के उत्तर 20 शब्दों में लिखने होते हैं उन प्रश्नों के बारे में तैयारी करवाऊंगा या उन प्रश्नों की तैयारी करवाऊंगा। तो आज हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इस पेपर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि परीक्षा में कौन कौन से आ सकते हैं जिनका उत्तर 20 शब्दों में लिखना होता है, 2-2 अंक के ये प्रश्न होते हैं, तो मैंने उनको बिल्कुल ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। तो मेरा मानना यह है कि अब जो आपका प्रश्न पत्र आएगा उसमें जो आपके 10 प्रश्न आते हैं उनमें से अधिकांशतः प्रश्न, यानी कि हो सकता है 10 में से 10 या 10 में से 9 आपको इनमें से मिल जाएंगे। और आपको उत्तर लिखने में परेशानी भी नहीं होगी क्योंकि बड़े ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में मैंने इनको समझाने का प्रयास किया है। पहला प्रश्न जो है वो है, मानव स्वभाव पर मैकियावेली के विचारों के संदर्भ में 2 बिंदु लिखिए। मैकियावेली के द्वारा मानव के स्वभाव के बारे में जो बताया गया है उसके संदर्भ में 2 बिंदु लिखिए। ये 20 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। तो कैसे लिखोगे कि मैकियावेली ने मानव के स्वभाव का नकारात्मक पक्ष देखा, आप कह सकते हो कि मानव के स्वभाव का बुरा पक्ष देखा। वह मानव के स्वभाव को स्वार्थी, दुष्ट और दानव प्रकृति का बताता है। मानव के स्वभाव में न तो कोई ईश्वरीय गुण है और न ही उसमें नैतिकता नाम की कोई चीज़ है। तो इस तरह से आप 20 शब्दों में इसका उत्तर समेट दीजिए। दूसरा प्रश्न है, मार्क्स के धर्म संबंधी विचार बताइए। देखिए, यहाँ मार्क्स के धर्म संबंधी विचार पूछे हैं तो आपको लिखना है कि मार्क्स धर्म को जनता के शोषण का एक साधन मानता है। मार्क्स धर्म का विरोधी था तो वो क्या कहता है कि धर्म जनता के शोषण का एक साधन है और धर्म के कारण मनुष्य की दशा शोचनीय हो गई है। धर्म एक अफीम की तरह, जिस प्रकार से अफीम का नशा लोगों पर चढ़ जाता है वैसे ही धर्म का भी एक नशा लोगों पर चढ़ जाता है। तो मार्क्स कहता है धर्म एक अफीम की तरह है जिसके नशे में मनुष्य जकड़ा हुआ है। उत्तर कैसे लिखना है? धर्म जनता के शोषण का एक साधन है। धर्म के कारण मनुष्य की दशा शोचनीय हो गई है। धर्म एक अफीम की तरह है जिसके नशे में मनुष्य जकड़ा हुआ है। ये आपका कंप्लीट उत्तर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अरस्तु ने संविधानों और शासकों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया है। कि अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया है उसमें कौन कौन सी शासन प्रणालियाँ बताई हैं। तो आपको बताना है पहले तो वर्गीकरण का आधार और फिर कौन कौन सी शासन प्रणाली बताई है। इसका उत्तर आपको इस तरह से लिखना है कि अरस्तु ने शासन करने वाले लोगों की संख्या और शासन करने वाले का उद्देश्य क्या है, इस आधार पर राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, वर्गतंत्र, संयत प्रजातंत्र और भीड़ तंत्र, इस तरह से 6 शासन प्रणालियाँ बताई हैं। नेक्स्ट है आपका, प्लेटो द्वारा वर्णित साम्यवाद की अवधारणा के संबंध में कोई 2 बिंदु लिखिए। यानी यहाँ यह पूछ रहा है कि प्लेटो ने जो साम्यवाद के बारे में बताया है उसके संदर्भ में कोई भी 2 बिंदु, कोई भी 2 पॉइंट आप लिखिए। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं और आपको केवल 2 पॉइंट लिखने हैं। 2 पॉइंट आप कौन से लिख सकते हैं? जैसे पहला आप लिख सकते हैं कि साम्यवाद की जो अवधारणा है वो केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। साम्यवाद किसके लिए है? साम्यवाद केवल
अभिभावक वर्ग के लिए है, और दूसरा आप कह सकते हो कि दो प्रकार का साम्यवाद बताया है, एक संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार का साम्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एक्विनास के अनुसार मानवीय कानूनों के दो पक्ष कौन से हैं। यानी एक्विनास ने कानूनों के विभिन्न प्रकार बताए हैं और उनमें से आपसे ये पूछा गया है कि मानवीय कानून के दो पक्ष बताइए। तो इसका उत्तर है कि मानवीय कानून विवेक के आदेश होते हैं। मानवीय कानून क्या होते हैं? विवेक के आदेश का मतलब यह है कि सोच समझ करके किसी मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो मानवीय कानून का पहला पक्ष हो गया कि मानवीय कानून विवेक के आदेश होते हैं, और दूसरा है कि मानवीय कानून केवल लौकिक क्षेत्र तक सीमित होते हैं। लौकिक क्षेत्र मतलब इसका संबंध केवल इसी जगत से होता है। मानवीय कानूनों का कोई पारलौकिक इसका संबंध नहीं होता, या कोई ईश्वरीय नियम नहीं होते हैं, मानव द्वारा बनाए हुए होते हैं। तो मानवीय विवेक का परिणाम है और इसका संबंध केवल इसी जगत से होता है। तो ये आपके दो बिंदु हो गए। नेक्स्ट है आपका कि एक्विनास ने कानूनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, कि एक्विनास ने कानून के कितने प्रकार बताए हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि एक्विनास ने कानूनों के 4 प्रकार बताए हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? शाश्वत कानून, पहला है शाश्वत कानून, दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरे हैं देवीय कानून और चौथे हैं मानवीय कानून। प्राकृतिक कानून, शाश्वत कानून, देवीय कानून और मानवीय कानून, इस तरह से 4 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझाइए। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये कार्ल मार्क्स ने दिया था और इसको समझाना है कि अतिरिक्त मूल्य क्या है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित है। अतिरिक्त मूल्य का अर्थ है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और उसकी उत्पादन लागत के बीच का अंतर अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। अतिरिक्त मूल्य क्या है? जैसे कोई वस्तु है उसको हम बेचते हैं, तो बेचने पर वो वस्तु जितने रुपए की बेची जाती है वो, और दूसरा उसको बनाने में यानी उसका उत्पादन करने में जो पैसा खर्च हो रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको एक जूता है, एक जूता बाज़ार में 50 रुपये में बेचा जा रहा है और उसको बनाने की लागत 30 रुपये आई, तो बनाने की लागत 30 रुपये और बेचना 50 रुपये, दोनों के बीच का डिफरेंस 20 रुपये। तो ये जो 20 रुपये है वो अतिरिक्त मूल्य है। तो आपको 20 शब्दों में किस प्रकार से लिखना है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और उसके उत्पादन लागत दोनों के बीच का अंतर अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि जे.एस. मिल द्वारा वर्णित राज्य के कोई 2 कार्य बताइए। क्या पूछा है कि जे.एस. मिल ने राज्य के कोई कौन से 2 कार्य हैं, कोई भी 2 कार्य आपको बताने हैं। तो आप लिख सकते हो बहुत सारे कार्य हैं राज्य के। सिंपल सा आप आंसर लिख सकते हो कि नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा कार्य है नागरिकों के नैतिक गुणों का विकास करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न करना। नागरिकों के नैतिक गुणों का विकास करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न करना, मतलब ऐसी परिस्थिति पैदा करना जिससे नागरिकों का नैतिक विकास हो सके। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि होब्स द्वारा संप्रभुता की अवधारणा क्या है। होब्स द्वारा वर्णित संप्रभुता की अवधारणा क्या है। तो देखिए संप्रभुता का प्रतिपादक था होब्स, और होब्स ने जिस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया है और एक निरंकुश संप्रभु राजा या राज्य की उत्पत्ति होती है, उससे संप्रभुता की कुछ विशेषताएं निकल करके आती है। तो उन विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। संप्रभुता की अवधारणा यानी संप्रभुता निरंकुश, सर्वोच्च, अखंड
अदेय प्रशासनिक, न्यायिक एवं विधायी शक्तियों का स्रोत है। आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है कि हॉब्स की संप्रभुता निरंकुश, सर्वोच्च, अदेय, अखंड, प्रशासनिक, विधायी एवं न्यायिक कार्यों का, न्यायिक शक्तियों का स्रोत है। अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ कि जो राजा या राज्य है उसके पास में निरंकुश शक्तियाँ, यानी वो अपने आदेश दे करके उसका पालन करवाने की शक्ति रखता है। सर्वोच्च है, यानी उसके आदेश ही सर्वोपरि है। अखंड है, यानी उसकी संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता। अदेय, दूसरे को संप्रभुता हस्तांतरित नहीं की जा सकती। और वो जो संप्रभु है वो संप्रभु ही कानून बनाता है, वो संप्रभु ही कानूनों को लागू करता है और वो संप्रभु ही न्याय करता है। नेक्स्ट है, रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? रूसो की सामान्य इच्छा को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है। आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है, क्योंकि आदर्श इच्छाएं खुद के स्वार्थ पर आधारित न होकर लोगों के परोपकार पर आधारित होती हैं। मार्क्स ने दो प्रकार की इच्छाएं बताई थी, एक आदर्श इच्छा और एक यथार्थ इच्छा। आदर्श इच्छा जो होती है वो सबका कल्याण चाहती है, यथार्थ इच्छा स्व पर आधारित होती है, खुद के कल्याण पर ही आधारित होती है। तो सामान्य इच्छा में जो यथार्थ इच्छा है उनको हटा दो और केवल आदर्श इच्छाओं को रहने दो, तो वो क्या बन जाती है? वो सामान्य इच्छा बन जाती है। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है कि सामान्य इच्छा मनुष्य की आदर्श इच्छाओं का योग है जो सबके कल्याण और परोपकार पर आधारित होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि मार्क्स की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए। बहुत सारी पुस्तकें हैं मार्क्स की और उनमें से केवल या किन्हीं दो पुस्तकों के नाम आपसे पूछे गए हैं। तो मैं कुछ पुस्तकों के नाम आपको बता रहा हूँ। दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्लास स्ट्रगल इन फ्रेंच, जर्मन आइडियोलॉजी, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। ये कुछ पुस्तकें हैं, आप किन्हीं भी दो पुस्तकों के नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, बेंथम के द्वारा प्रतिपादित सुखवादी मापक यंत्र क्या है? बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुखवादी मापक यंत्र क्या है? तो देखिए, बेंथम जो था उसने ये कहा था कि वो काम उपयोगी है जिस काम को करने से सुखों की प्राप्ति होती है और वो काम नहीं करना चाहिए जिसको करने से दुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन सुख और दुख को नापने, पता कैसे चले कि किसी काम को करने से कितना सुख मिलेगा या कितना दुख मिलेगा? इसके लिए उसने एक सुख और दुख को नापने का यंत्र बताया है, या एक पद्धति बताई है। तो सुख दुख नापक जो पद्धति है या यंत्र है उसको उसने सुखवादी यंत्र कहा है। आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है? यह यंत्र सुख और दुख की मात्रा को नापता है, जिससे सुख दुख की तीव्रता, अवधि, निश्चितता, उत्पादकता, निकटता, विस्तार, शुद्धता, इन आधारों को लिया गया। मतलब सुखवादी मापक यंत्र मनुष्य के विभिन्न आधारों पर नापने वाले सुख और दुख की मात्रा निर्धारित करता है। नेक्स्ट है कि लोक के अनुसार सामाजिक अनुबंध का क्या कारण है? प्रश्न क्या पूछा गया है कि लोक के सामाजिक समझौते सिद्धांत में जो सामाजिक समझौता हुआ राज्य की उत्पत्ति का, तो वो सामाजिक समझौता क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण था? तो देखिए, लोक की जो प्राकृतिक अवस्था बताई गई थी बड़ी शांतिपूर्ण थी, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा लोगों के बीच में नहीं था। तो फिर ऐसा क्या कारण था कि लोगों ने समझौता करके राज्य की उत्पत्ति की? तो उन कारणों के बारे में पूछा है। प्रश्न एक बार दोबारा सुनिए कि लोक के अनुसार सामाजिक अनुबंध का क्या कारण है?
आपको इसका उत्तर लिखना है कि जो प्राकृतिक अवस्था में शांति बनी हुई है वो शांति भविष्य में भी बनी रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मतलब लोग बाग आराम से शांति से रह रहे थे, तो फिर राज्य की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके जवाब में लोग कहता है कि जो शांति बनी हुई है वो भविष्य में भी बनी रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए लोगों ने आपस में समझौता किया। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण आप ये लिख सकते हो कि जो प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम थे उन नियमों को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करे तो उसे कौन दंड देगा या कौन उससे उन नियमों का पालन करवाएगा? ऐसी कोई संस्था नहीं थी, इसलिए लोगों ने आपस में समझौता किया और समझौते के फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है, मिल द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता के 2 प्रकार बताइए। मिल ने स्वतंत्रता के 2 प्रकार कौन से बताइए? तो देखिए, मिल ने स्वतंत्रता के 2 प्रकार बताए हैं। एक विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 1 कौन सी है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरी है कार्यों की स्वतंत्रता। अब आगे आपसे अगर ये पूछ ले कि कार्यों की स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई है, तो आप लिख सकते हो कि 2 प्रकार के कार्य, एक स्वसंबंधी कार्य और एक पर संबंधी कार्य। स्वसंबंधी कार्य वो जिनका संबंध खुद से होता है, पर संबंधी कार्य वो जिनका संबंध किसी दूसरे से भी होता है। नेक्स्ट है कि प्लेटो कहता है, प्लेटो का प्रश्न है कि अभिभावकों के लिए, अभिभावक या संरक्षक यानी गार्जियन क्लास, इनके लिए साम्यवाद की आवश्यकता क्यों है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है कि जो गार्जियन क्लास बोलो, चाहे आप अभिभावक वर्ग बोलो, चाहे आप संरक्षक वर्ग बोलो, बात एक ही है। तो इनके लिए साम्यवाद की आवश्यकता क्यों है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि गार्जियन क्लास क्या होती है। गार्जियन क्लास का मतलब होता है कि प्लेटो ने जो 3 वर्ग बताए हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, अपने राज्य में ये 3 वर्ग बताए, जिनमें से शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, इन दोनों को जोड़ दो, शासक और सैनिक, इन दोनों को मिलाकर के बनेगा गार्जियन क्लास या संरक्षक क्लास, वो संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग। तो जो साम्यवाद की व्यवस्था है वो सबके लिए नहीं है, केवल गार्जियन क्लास के लिए है, अर्थात केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। उत्पादक वर्ग के लिए साम्यवाद की कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रश्न पूछा है कि जो अभिभावक वर्ग है उसके लिए साम्यवाद की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर आप दे सकते हो कि जो अभिभावक वर्ग है वो सांसारिक दुर्बलताओं और बाहरी आकर्षणों से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन कर सके, इसलिए साम्यवाद की आवश्यकता है। उत्तर क्या लिखना है आपको कि जो अभिभावक वर्ग है वह सांसारिक दुर्बलताओं और बाहरी आकर्षणों से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से कर सके, इसलिए साम्यवाद की आवश्यकता है। अब इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि 2 तरह का साम्यवाद प्लेटो ने बताया, एक संपत्ति का साम्यवाद और एक परिवार का साम्यवाद। प्लेटो का कहना यह था कि जिनके ऊपर शासन की जिम्मेदारी और रक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वो व्यक्ति पारिवारिक बंधनों में बंध जाएंगे, वो व्यक्ति संपत्ति के मोह में फंस जाएंगे, तो वो अपना जो कर्तव्य पालन है उस कर्तव्य पालन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे। इसलिए इनको इन चीज़ों से यानी संपत्ति से और परिवार से दूर रखा जाए, ताकि वो अपना कर्तव्य का पालन सही तरीके से पूर्ण निष्ठा के साथ में कर सके। नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोक के 3 प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? जॉन लोक ने प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से बताए हैं? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि लोक ने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार।
कौन से 3 प्राकृतिक अधिकार? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और इनमें भी तीनों में संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना है। नेक्स्ट है कि राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रयोग किसने किया? राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रयोग किसने किया? तो इसका उत्तर है मैकियावेली। मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है और आधुनिक अर्थ में वो राज्य का प्रयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ है आपके, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल ने लिखी थी। नेक्स्ट, बेंथम के उपयोगितावाद के कोई 2 सिद्धांत बताइए। क्या प्रश्न है? बेंथम के उपयोगितावाद के कोई 2 सिद्धांत बताइए। उपयोगितावाद का प्रतिपादक था बेंथम और उपयोगितावाद के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनमें से किन्हीं 2 सिद्धांतों को पूछा गया है। तो आप बता सकते हो। नंबर 1, उपयोगितावाद अधिकतम लोगों के अधिकतम हित पर आधारित है। उपयोगितावाद अधिकतम लोगों के अधिकतम हित पर आधारित है। और दूसरा, उपयोगितावाद सुखवाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? सुखवाद पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कोटेशन दी गई है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। कोटेशन क्या है? राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। इससे प्लेटो का क्या तात्पर्य है? राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, प्लेटो का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर आपको लिखना है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों से होता है। यानी राज्य जो बनता है वो व्यक्तियों के मिलाने से राज्य का निर्माण होता है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यानी राज्य का निर्माण व्यक्तियों से होता है। बस इतना सा आपको लिखना है। प्लेटो ने एक जगह लिखा था कि राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, बल्कि उन लोगों का परिणाम है जो उसमें निवास करते हैं। सिंपल सी बात है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों से होता है। नेक्स्ट पूछा गया है कि अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है? अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है? तो देखिए, अरस्तु ने क्रांति के बारे में जो बताया वो आधुनिक समय में जो क्रांतियाँ होते हैं उससे एक अलग ही अर्थ उसने लिया था, एक भिन्न अर्थ उससे लिया था। अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है कि संविधान या शासन व्यवस्था में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन। क्या कहता है अरस्तु? कि संविधान या शासन व्यवस्था में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति कहलाता है। यानी उसके अनुसार तो यह था कि अगर शासक बदल गया तो वो भी क्या है? क्रांति है। तो राज्य शासन या संविधान में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति कहलाता है। नेक्स्ट, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है कि प्लेटो ने राज्य में विभिन्न वर्ग बताए हैं, प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, यही न्याय है। क्या लिखना है कि प्लेटो ने राज्य में जो विभिन्न वर्ग बताए हैं, प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, यही प्लेटो का न्याय है। अब इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि प्लेटो ने 3 वर्ग बताए थे, एक शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग इसका काम है शासन करना, सैनिक वर्ग इसका काम है रक्षा करना और उत्पादक वर्ग इसका काम है उत्पादन करना। तो जब ये 3 वर्ग है और ये वर्ग अपना अपना काम करे, यानी शासक शासन करने का काम करे, सैनिक रक्षा करने का काम करे और उत्पादक उत्पादन करने का काम करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, ये प्लेटो का न्याय है। नेक्स्ट है, प्लेटो ने आदर्श राज्य में कितने वर्ग बताए? प्लेटो ने आदर्श राज्य में कितने वर्ग बताए? तो इसका उत्तर सीधा सा है, प्लेटो ने आदर्श राज्य में 3 वर्ग बताए,
शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। नेक्स्ट है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय प्राप्ति के कौन से दो साधन बताएं। प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय को प्राप्त करने के लिए कौन से दो साधन बताए हैं। आपको लिखना है प्लेटो ने न्याय प्राप्ति के दो साधन, नंबर 1 शिक्षा और नंबर 2 साम्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि प्लेटो का साम्यवाद क्या है। प्लेटो का साम्यवाद क्या है। तो देखिए अभी चर्चा हुई अपनी कि न्याय प्राप्ति के दो साधन बताए, एक शिक्षा और एक साम्यवाद। तो शिक्षा वाला साधन एक पॉजिटिव तरीका था और साम्यवाद वाला साधन एक नेगेटिव तरीका है। पॉजिटिव का मतलब शिक्षा को प्राप्त करनी है और साम्यवाद का मतलब इससे कुछ चीज़ों से दूर रखने की बात वो करता है। तो प्लेटो के अनुसार साम्यवाद क्या है। साम्यवाद की जो व्यवस्था वो सबके लिए नहीं, केवल अभिभावक वर्ग के लिए। अभिभावक वर्ग का मतलब शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। तो आपको क्या लिखना है कि अभिभावक वर्ग को संपत्ति और परिवार से दूर रखना। यानी प्लेटो का साम्यवाद क्या है। प्लेटो का साम्यवाद न्याय प्राप्ति का एक साधन है जिसमें अभिभावक वर्ग को संपत्ति और परिवार से दूर रखा जाता है ताकि वो कर्तव्य पालन कर सके। नेक्स्ट है प्लेटो ने साम्यवाद का समर्थन किन आधारों पर किया है। प्लेटो साम्यवाद की जो बात करता है उसके समर्थन में कौन से तर्क देता है या कौन से आधार बताता है। तो इसके 3 आधार बताता है, एक आर्थिक आधार पर, एक राजनीतिक आधार पर और एक मनोवैज्ञानिक आधार पर इसका साम्यवाद का समर्थन करता है। इसके बाद में है यह प्रश्न आया हुआ है कि प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में कोई 2 अंतर बताओ। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में 2 अंतर बताओ। तो प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद से यहाँ मतलब है कार्ल मार्क्स ने जो साम्यवाद की अवधारणा दी थी उसमें। तो एक प्लेटो का साम्यवाद हो गया, एक कार्ल मार्क्स का साम्यवाद हो गया। इनमें कोई भी 2 डिफरेंस बताने हैं। तो पहला अंतर आप लिख सकते हो कि प्लेटो का साम्यवाद नैतिक है जबकि आधुनिक साम्यवाद भौतिक है। प्लेटो का साम्यवाद नैतिक है, आधुनिक साम्यवाद भौतिक है। नेक्स्ट, प्लेटो के साम्यवाद में वर्गों के बीच सामंजस्य है। यानी जो 3 वर्ग है, शासक, सैनिक और उत्पादक, इनके बीच में सामंजस्य है, कोई झगड़ा नहीं है। जबकि आधुनिक साम्यवाद वर्ग संघर्ष पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कोई 2 विशेषताएं बताओ। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कोई 2 विशेषताएं बताओ। 5-7 विशेषताएं आपको लिखवाई हुई है, उनमें से कोई भी 2 विशेषताएं लिख देना। जैसे प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक है, अहस्तक्षेप पर आधारित है, कर्तव्य भावना या कर्तव्य पालन पर आधारित है। नेक्स्ट है प्लेटो की कोई 2 पुस्तकें। 3 पुस्तकें आप फेमस है, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लॉज। रिपब्लिक, स्टेट्समैन एंड द लॉज। नेक्स्ट, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की कोई 2 विशेषताएं बताओ। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की कोई 2 विशेषताएं बताओ। तो पहली बात, शिक्षा सिद्धांत केवल अभिभावक यानी शिक्षा की व्यवस्था केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। पहली विशेषता क्या है कि शिक्षा की व्यवस्था केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। और दूसरी विशेषता लिख सकते हो कि शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास से यहाँ मतलब है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, मतलब सब तरह का विकास करना। नेक्स्ट है प्लेटो के आदर्श राज्य की कोई 2 विशेषताएं बताओ। प्लेटो के आदर्श राज्य की कोई 2 विशेषताएं बताओ। पहली विशेषता आदर्श राज्य में न्याय, दूसरी विशेषता आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था, तीसरी विशेषता आप लिख सकते हो आदर्श राज्य में 3 वर्ग, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग।
नेक्स्ट, आदर्श राज्य में शिक्षा की व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अरस्तु के अनुसार दास कौन है। अरस्तु के अनुसार दास कौन है। अरस्तु के समय दास प्रथा बहुत प्रचलन में थी और दास प्रथा के बारे में या दास कौन होते हैं इसके बारे में पूछा गया है कि अरस्तु के अनुसार दास कौन है। आपको लिखना है, दास प्रकृति से विवेकहीन प्राणी है। दास प्रकृति से विवेकहीन सजीव संपत्ति है जिसका कार्य स्वामी वर्ग की सेवा करना है। अब देखो यहाँ समझिए, पहले अरस्तु कहता है कि संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक सजीव संपत्ति और एक निर्जीव संपत्ति। संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक सजीव और एक निर्जीव। सजीव संपत्ति में तो हाथी घोड़े इस तरह की ये आते हैं, और हाथी घोड़े और दास आते हैं। सजीव संपत्ति में हाथी घोड़े दास इत्यादि आते हैं, जबकि निर्जीव संपत्ति में जो आपके पास में प्रॉपर्टी है, भूमि है, मकान है, खेत है, वो क्या कहलाएंगे, निर्जीव संपत्ति। तो अरस्तु ने दासों को क्या माना है, संपत्ति माना, और संपत्ति भी कौन सी, सजीव संपत्ति माना है। और सजीव संपत्ति क्यों माना है, क्योंकि वो विवेक शून्य है, उनमें विवेक नहीं होता है, ये अरस्तु का कहना है। तो अरस्तु के अनुसार दास कौन है, दास प्रकृति से विवेकहीन सजीव संपत्ति है जिसका कार्य स्वामी वर्ग की सेवा करना है। इस तरह से आपका ये उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किन आधारों पर किया है। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किन आधारों पर किया है। देखिए 3-4 आधार है, आप कोई भी लिख सकते हो, 2-3 आधार। पहला, दास प्रथा स्वाभाविक है। दूसरी, दास प्रथा नैतिक है। तीसरी, दास प्रथा स्वामी और सेवक दोनों के लिए लाभकारी बताया है। और चौथी बात आप लिख सकते हो कि तात्कालीन अर्थव्यवस्था और स्थायित्व के लिए, क्योंकि यूनानी जगत में जब अरस्तु था उस समय यूनानी जगत की अर्थव्यवस्था और उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए दास प्रथा आवश्यक थी। तो चौथा क्या लिख सकते हो आप, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और स्थायित्व के लिए दास प्रथा आवश्यक है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में अरस्तु के विचार बताइए। राज्य की उत्पत्ति के बारे में अरस्तु के विचार बताइए। तो आपको लिखना है, अरस्तु राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहता है। अरस्तु कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है। राज्य एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है जिसकी उत्पत्ति स्वतः है, समय के साथ क्रमशः परिवार, ग्राम और नगर राज्य। मतलब सबसे पहले परिवार बना, परिवार से ग्राम बना और ग्राम से नगर राज्य बना, इस तरह से हुई है। दोबारा सुनिए, अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तो आपको क्या लिखना है कि राज्य एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है जिसकी उत्पत्ति परिवार, ग्राम और नगर राज्य के रूप में क्रमशः हुई है। अगला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति से पहले है। एक कोटेशन दी हुई है, राज्य व्यक्ति से पहले है। इससे अरस्तु का क्या तात्पर्य। हमने पहले एक प्रश्न देखा था जो प्लेटो का था, वो था कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। ये कोटेशन तो है प्लेटो की, कौन सी, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। और दूसरी मैं बोल रहा हूँ राज्य व्यक्ति से पहले है, ये कोटेशन है अरस्तु की। प्रश्न यहाँ क्या पूछा गया है कि राज्य व्यक्ति से पहले है, इससे अरस्तु का क्या तात्पर्य। देखो इसको समझिए कि अगर हम कालक्रम की दृष्टि से देखें तो पहले व्यक्ति आएगा और व्यक्तियों से मिलकर के राज्य का निर्माण होगा। लेकिन अरस्तु यहाँ कालक्रम की बात न करके एक मनोवैज्ञानिक आधार पर कहता है कि राज्य व्यक्ति से पहले है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की तुलना में राज्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अरस्तु क्या कहता है कि व्यक्ति की तुलना में राज्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य एक संपूर्ण इकाई है और व्यक्ति उसका एक अंग है। मतलब यहाँ इम्पोर्टेंस की बात है। दोबारा सुनिए, प्रश्न है आपका, राज्य व्यक्ति से पहले है, ये कोटेशन है।
इससे अरस्तु का क्या तात्पर्य? आपको उत्तर क्या लिखना है कि अरस्तु इसका अर्थ मनोवैज्ञानिक रूप से लेते हुए कहता है कि व्यक्ति की तुलना में राज्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य एक संपूर्ण इकाई है और व्यक्ति उसका एक अंग। नेक्स्ट है कि अरस्तु के अनुसार संविधान से क्या तात्पर्य है? अरस्तु के अनुसार संविधान से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर आप लिखिएगा कि संविधान राज्य में पदों की वह व्यवस्था है। संविधान राज्य में पदों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा पद किसे मिले। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अरस्तु के अनुसार क्रांति के 2 कारण बताओ। अरस्तु ने क्रांतियों के बारे में कहा है कि क्रांति क्या होती है कि शासन, राज्य और संविधान में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति कहलाता है। तो यहाँ यह पूछा है कि क्रांति होती है तो इसके कोई 2 कारण बताओ, क्रांतियाँ क्यों होती हैं? तो आपको 2 कारण बताने हैं। क्रांति क्यों होती है? 2 कारण सिंपल से। नंबर 1 अन्याय, और नंबर 2 असमानता। 2 कारण कौन से हो गए? एक अन्याय और एक असमानता। नेक्स्ट है अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं? इसका उत्तर आप क्या लिखोगे कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से पृथक करके, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से पृथक करके उसका यथार्थवादी, तुलनात्मक एवं स्वतंत्र स्वरूप प्रतिपादित किया है। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करके उसका यथार्थवादी, तुलनात्मक एवं स्वतंत्र स्वरूप प्रतिपादित किया है, इसलिए इसे राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है अरस्तु की 2 पुस्तकों के या 2 रचनाओं के नाम लिखिए। पहली फेमस है द पॉलिटिक्स और दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। नेक्स्ट है कि अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम संविधान कौन सा है? तो अरस्तु सैद्धांतिक दृष्टि से राजतंत्र को और व्यवहारिक दृष्टि से संयुक्त प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था मानता है। उसका कहना है कि वह शासन अच्छा है जिसमें मध्यम वर्ग का शासन हो। संत थॉमस एक्विनास की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। देखिए पुस्तकों के नाम तो आप हर थिंकर्स की 2-2 पुस्तकों के नाम जरूर याद कर ले, क्योंकि किसी की भी 2 पुस्तकें पूछी जा सकती है। अब यहाँ संत थॉमस एक्विनास की पूछी गई है, तो संत थॉमस एक्विनास की सुम्मा थियोलॉजिका और द रूल ऑफ प्रिंसेज। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार एक्विनास का पूछा है। एक्विनास के अनुसार कानून से क्या तात्पर्य है? क्या प्रश्न है? एक्विनास के अनुसार कानून से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है कानून विवेक से प्रेरित और जन कल्याण के लिए उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार हो। नंबर 1 क्या कहता है वो कि कानून विवेक से प्रेरित होता है। मतलब कानून क्या होता है? विवेक यानी सोच समझ करके बनाया गया होता है और उस व्यक्ति द्वारा दिया गया एक आदेश होता है जिसके ऊपर समाज की व्यवस्था को संभालने का दायित्व होता है। क्या लिखना है आपको? कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का दायित्व होता है। नेक्स्ट है मैकियावेली की कोई 2 पुस्तकें बताओ। पुस्तकें सबकी याद करनी है आपको, 2-2 पुस्तकें एटलीस्ट कम से कम याद करनी है। तो मैकियावेली की पूछी गई है तो द प्रिंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द आर्ट ऑफ वॉर, डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग, कोई भी 2 पुस्तकें आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है मैकियावेली को पुनर्जागरण का पिता या आधुनिक काल का पिता क्यों कहते हैं? मैकियावेली को पुनर्जागरण का पिता
या आधुनिक काल का पिता क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर आप लिखिएगा कि मैकियावेली ने मध्य युग के अंधविश्वास, चर्च और बाइबिलवाद को समाप्त करके राजनीति विज्ञान को धर्म और नैतिकता से पृथक किया तथा राष्ट्रीय राज्यों का समर्थन किया। तो 3-4 काम किए मैकियावेली ने कि एक तो राजनीति को नैतिकता से पृथक किया। ध्यान रखना, अरस्तु ने राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक किया था, जबकि मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से पृथक किया। अरस्तु को पुनर्जागरण का पिता क्यों कहते हैं? कि मध्यकाल में जो अंधविश्वास थे, जो चर्च का और बाइबिल का प्रभाव लोगों के ऊपर था, उसको समाप्त करके राजनीति के अंदर जो धर्म हावी हो गया था उसको समाप्त करके राजनीति में से धर्म और नैतिकता को पृथक करके राष्ट्रीय राज्यों का संदेश दिया। इसलिए उसे आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक, आधुनिक युग का जनक या पुनर्जागरण का अग्रदूत, पुनर्जागरण का पिता इत्यादि सब कुछ कहा जाता है। दोबारा से सुनिएगा, लिखना कैसे है आपको कि मैकियावेली ने मध्य युग के अंधविश्वास, धर्म इत्यादि को समाप्त करके राजनीति विज्ञान को धर्म व नैतिकता से पृथक करके राष्ट्रीय राज्यों का समर्थन किया, इसलिए उसे आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक या पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। फिर प्रश्न है आपके कि थॉप्स की कोई 4 रचनाएं बताओ। लेवियाथन, डिसीव, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, डी कॉर्पोर पॉलिटिको। तो कोई भी 2 रचनाएं कम से कम आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव के बारे में बताइए। हॉब्स ने मानव के स्वभाव के बारे में क्या बताया? तो देखिए, हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ने मानव के स्वभाव के बारे में बताया है। हॉब्स ने मानव के स्वभाव का बुरा पक्ष देखा, लॉक ने मानव के स्वभाव का अच्छा पक्ष देखा, और रूसो इन दोनों के बीच की बात करता है। हॉब्स कहता है मानव स्वभाव से आत्मकेंद्रित, स्वार्थी एवं भयग्रस्त प्राणी है। उसका जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, पशुतुल्य और क्षीण है। नेक्स्ट है, हॉब्स के चिंतन में कोई 2 व्यक्तिवादी तत्व बताइए। हॉब्स के चिंतन में कोई 2 व्यक्तिवादी तत्व बताइए। तो 2 व्यक्तिवादी तत्व, जैसे पहला तत्व आप लिख सकते हो, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य एक कृत्रिम संस्था है। और दूसरा लिख सकते हो कि राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। बस ये 2 हो गए। अब एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। राज्य एक कृत्रिम संस्था है। कृत्रिम संस्था का मतलब राज्य का निर्माण स्वाभाविक या प्राकृतिक या कोई ईश्वरीय देन नहीं है राज्य, बल्कि राज्य का निर्माण लोगों ने आपस में किया है, या राज्य का निर्माण लोगों द्वारा हुआ है, इसलिए राज्य एक कृत्रिम संस्था है। और दूसरी बात, राज्य व्यक्तियों की भलाई के लिए निर्मित किया गया है। चाहे वो पावरफुल होगा, लेकिन राज्य का निर्माण व्यक्तियों की भलाई के लिए किया गया, इसलिए राज्य क्या है? एक साधन है और व्यक्ति साध्य है। फिर लोक की कोई 2 पुस्तकें, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है, लोक के अनुसार मानव स्वभाव के बारे में बताइए। लोक क्या कहता है मानव के स्वभाव के बारे में? तो लोक कहता है, मतलब जैसे हॉब्स ने बुरा पक्ष देखा, लोक ने अच्छा पक्ष देखा। अच्छा पक्ष मतलब मानव अच्छा है, परोपकारी है, दयालु है, उसमें सहयोग की भावना, प्रेम की भावना, परोपकार की भावना इत्यादि पाई जाती है। तो मानव स्वभाव से सामाजिक गुणों से युक्त, दयालु, परोपकारी एवं सहयोगी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि रूसो का उदात्त वंचर क्या है? नोबल सेवेज। रूसो ने नोबल सेवेज किसको बताया है? तो रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्य को उदात्त वंचर यानी नोबल सेवेज बताया है। मनुष्य पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष था, लेकिन अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान। मनुष्य कैसा था? पशुतुल्य था, उसको अच्छे और बुरे का कोई ज्ञान नहीं था, निष्पाप था, मतलब वो पाप पुण्य कुछ नहीं जानता था, लेकिन अन्य प्राणियों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान था। दोबारा से सुनिए, रूसो का उदात्त वंचर क्या है, नोबल सेवेज क्या है कि प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य रहते थे उन मनुष्यों को रूसो ने उदात्त वंचर कहा है।
वो मनुष्य पशुतुल्य निष्पाप और निर्दोष थे, लेकिन अन्य प्राणियों की तुलना में कुछ ज़्यादा बुद्धिमान थे। तो ये आपके अभी मैंने इसका पहला पार्ट बनाया है छोटे प्रश्नों का, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। करीब लगभग 50 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं और 50 प्रश्न और करवाने हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि इन प्रश्नों का उत्तर आप 2-3 लाइन यानी 20, 25, 15 इतने शब्दों में देने का प्रयास करें। मैंने देखा है कि कई बच्चे तो ऐसा करते हैं कि एक पेज आधे पेज में इसका उत्तर लिखते रहते हैं, तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस सटीक सारगर्भित उत्तर आपको लिखना है लगभग 20 शब्दों में, मतलब लगभग 20 शब्दों में ही आपको इसका उत्तर लिखना है। और मैंने जो आपको बताया है वो इसी 20 शब्दों में आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से समेटना है वैसे ही बताया है। इसकी पूरी PDF भी है, वो PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो मैं मानता हूँ कि आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे और आपके सारे प्रश्न लगभग इसी में से आएंगे। आज ये पार्ट 1 हुआ है जिसमें 50 प्रश्नों की तैयारी करवाई गई है। सेकंड पार्ट का वीडियो वो आपको और मिल जाएगा जिसमें लगभग 50 प्रश्न और होंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके पुरानी एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आपको और भी मिल जाएंगे। धन्यवाद।